3.5 घंटे तक नोट्स का आदान प्रदान होता रहा, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ईरान लाख कहता रहे कि टॉक्स प्रोग्रेसिव हुई हैं, पर सच तो ये है कि यूएस के नेगोशिएटर्स बातचीत को बीच में ही छोड़कर चले गए। ईरान चाहता था कि और बातचीत हो, पर यूएस ने कहा कि तुम्हें जो भी कहना है लिख कर भेज देना। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप है मेरे साथ दे टीवी पर। तो यूएस और ईरान के बीच सेकंड राउंड की वार्ता फिर से बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। ईरान कहता रहा कि और बातचीत करते हैं, पर यूएस के रिप्रेजेंटेटिव स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जी जैरेड कुशनर ये कहकर उठकर चले गए कि हमें अभी रशिया से भी बात करनी है। ईरान चाहता था कि और बातचीत हो ताकि कोई समाधान निकले, पर अमेरिकन बॉयस इंटरेस्टेड नहीं दिखे। Seeing enough progress in the Iran talks to let negotiations go a little further. I mean, where do things stand after yesterday's talks? I think you heard from the administration and the State Department yesterday that there was a little bit of progress made, but we're still very far apart on some issues. I believe the Iranians are expected to come back to us with some more detail in the next couple of weeks, and so the president will continue to watch how this. अब क्या ही लिख कर देंगे अलग से ये लोग। मेन डिमांड से बात आगे ही नहीं बढ़ पा रही। ईरान न्यूक्लियर इश्यूज पर बात को समेट कर रखना चाहता है, पर यूएस को अब न्यूक्लियर से ज्यादा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स में इंटरेस्ट है। कल से दुनिया भर की मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि यूएस इसी वीकेंड ईरान पर स्ट्राइक कर देगा। कोई तो ये भी कह रहे हैं कि वीकेंड की बात छोड़िए जनाब, यूएस किसी भी वक्त ईरान पर धावा बोल देगा। CNN की माने तो प्रेजेंट टाइम में मिडिल ईस्ट में जो यूएस का मिलिट्री पोस्चर है वो सफिशिएंट है ईरान पर इन्वेजन करने के लिए। इन्वेजन हुआ तो ये पिछले साल के 12 डे वॉर जैसा नहीं होगा। इस बार ये घमासान लंबा चलेगा, आर पार की होगी और तगड़ी मार होगी। वेस्टर्न मीडिया का एक और प्रोमिनेंट न्यूज जर्नल वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो यूएस के प्रेजेंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो इराक वॉर के बाद सबसे ज्यादा है। इराक वॉर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, 2003 में यूएस इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को ढूंढते हुए आया था। उसने कभी नहीं कहा कि उसे तेल चाहिए था। इराक में ये वॉर हुआ, सद्दाम हुसैन की सत्ता गिरी, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 2 लाख के करीब इराकी सिविलियंस मारे गए और 4500 यूएस सोल्जर्स भी मारे गए। तेल तो मिला पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। अब यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि ईरान में न्यूक्लियर का झोल झाल नहीं है, या ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, या ईरान के प्रॉक्सीज नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि ईरान के पास तेल बहुत है। पिछले वीडियोस में मैंने बताया भी था कि ईरान यूएस को खुद ऑफर देना चाहता है मिलकर इसी तेल के एक्सप्लोरेशन करने का। जिनेवा में होने वाली बातचीत में प्रपोजल रखा जाना था। इस बातचीत में क्या हुआ इसकी डिटेल सामने नहीं आई। खैर, तो यूएस को लगता है कि ईरान बातचीत करने आएगा, और कहीं ना कहीं अब मुझे भी ये लगने लगा है कि रियल ट्विस्ट आना बाकी है। पर पहले आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस मुद्दे से जुड़ी एक अहम बात पर प्रकाश डाल रहे हैं। The president always prefers peaceful outcomes and negotiated outcomes to things. He's a president that's shown his willingness to talk to anyone and meet with anyone. And I think if there's an opportunity here to diplomatically reach an agreement that addresses the things we're concerned about, we will be very open and welcoming to that. But I don't want to overstate it either. It's going to be hard. I mean, we're dealing, it's been very difficult for anyone to do real deals with Iran because we're dealing with radical Shia clerics who are making theological decisions, not geopolitical ones. But let's see what happens. I hope it works out. We all hope it works out. तो यहाँ पर रूबियो का कहना है कि ईरान के साथ नेगोशिएशंस करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ रेडिकल शिया क्लरिक्स रूल करते हैं जो फैसले जियोपॉलिटिकली नहीं बल्कि धार्मिक फिलॉसफी के बेसिस पर लेते हैं। और मुझे लगता है कि यहीं से निकल कर आएगा यूएस ईरान के बीच का सोल्यूशन। मे भी मेरा एनालिसिस यहाँ पर सही ना हो, पर मुझे लगता है कि ईरान की शिया क्लरिक रिजीम के लिए इस वक्त सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है। बात यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स की नहीं है। बात यहाँ पर ईरान में रिजीम चेंज की आ चुकी है। वो रिजीम चेंज जिसके लिए यूएस और इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश भी इंटरेस्टेड हैं। देखिए, आप माने चाहे ना माने, पर ये एक ब्रूटल फैक्ट है कि ईरान के पास कितनी भी मिसाइल्स क्यों ना हो, ईरान यूएस के साथ वॉर लड़ तो सकता है, झेला भी सकता है, पर जीत नहीं सकता। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये ईरान के अलाइज हैं। ईरान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि रशिया इस वक्त पर्शियन गल्फ में कर रहा है। पर ये लोग ईरान के साथ खड़े होकर लड़ नहीं सकते। इनमें से किसी का भी ईरान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, वैसा कुछ जैसा नेटो कंट्रीज का आपस में है। इसलिए यहाँ पर ईरान को अकेले ही लड़ना होगा। और उधर यूएस के साथ पूरा नेटो है, और साथ ही मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी जो अपने यहाँ यूएस के बेसिस को बसाए रखे हैं। हम यूएस को अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अंततः यूएस जब मारेगा तो ये सिर्फ खड़े होकर देखेंगे। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के बाद एक और ऐसे शख्स हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप के ही गुण पाए जाते हैं। आप इनको शायद पहचानते होंगे। ये यूएस के सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम। डोनाल्ड ट्रंप के बाद यूएस में अगले खतरों के खिलाड़ी यही हैं, इसलिए आप इनको छोटा ट्रंप भी बोल सकते हैं। ईरान में रिजीम चेंज और स्ट्राइक करवाने के लिए नेतन्याहू के बराबर का इंतजाम रखते हैं। आप इनके विचारों पर थोड़ा गौर करिए।
diplomacy does not succeed, how do you bring about regime change? Is it taking out the Ayatollah? Well, I think the regime will collapse with sustained pressure. It's so weak. You know, they fly F-14s. A lot's happened since Top Gun 1. So the Air Forces. That's a great movie, but it's made in the 80s. So I don't like their chances in the sky. They have a lot of ballistic missiles. They could hurt us. They could do damage to Israel. But every day that goes by in the war, they get less capable. We get more because we have such a dominant advantage. There is risk associated with taking the regime down militarily. But the risk compared to the risk of doing nothing is small. तो प्रेशर बना रहे तो रिजीम चेंज होना तय है। ईरान के पास F-14s हैं, वो F-14 जो टॉप गन मूवीज में दिखाए गए हैं, वो मूवी जो 80s में बनी थी। यहाँ पर छोटे ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि F-14s ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, वो 80s में आई थी। उनका आज के यूएस के F-22, F-35 के सामने कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए ईरान की एयर पावर इंफीरियर है। ईरान के पास आसमान में कोई चांस नहीं है। आगे कहते हैं कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो डैमेज देंगी, पर जैसे जैसे वॉर के दिन बीतते जाएंगे ईरान कमजोर पड़ता जाएगा और हम डोमिनेंट होते जाएंगे। आगे छोटे ट्रंप ये भी कहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज करवाना रिस्की होगा, पर अगर नहीं करवाया तो और भी ज्यादा रिस्की होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितना डेस्परेट हैं। इसलिए मुझे लगता है कि समय की नजाकत को देखते हुए ईरान को अभी सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अनिश्चित काल के लिए सत्ता में नहीं रहने वाले, 3 साल की बात है। अगला कोई प्रेसिडेंट आएगा जो ईरान के साथ 2015 जैसी डील करवाएगा। बाकी वॉर के लिए ईरान भी तैयार है। न्यूक्लियर साइट्स जिन पर पिछली बार यूएस ने हमला किया था, सैटेलाइट इमेजेस बता रहे हैं कि ईरान ने उनकी मरम्मत करवा कर उन पर मिट्टी पटवा दी है, ताकि आसमान से यूएस पायलट्स को टारगेट आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो या शायद ना भी कर पाएं और इधर उधर बम मिसाइल गिराकर चले जाएं। फिलहाल आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जहां थर्मल इंफ्रारेड सेंसर्स हैं और मिट्टी के नीचे दबे हुए कंक्रीट के बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंथेटिक एपरेचर रडार्स होते हैं जो बाहरी परत को पेनिट्रेट करके अंदर का मैप और रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी विट्टी डलवाने का कुछ खास फायदा नहीं होगा, पर ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है। कुछ ना कुछ थोड़ी कुछ अड़चन तो आएगी ही। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है बातचीत हो, कोई बीच का रास्ता निकले और ये वॉर होने की नौबत ना आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ। Que tu cuerpo es para dar una alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar una alegría y cosas buenas.